सीजन 2 2023। तो शुरुआत एक साइंटिस्ट को दिखाने से हुई जिसका नाम बडी था। एक वायरस का इलाज ढूंढने के लिए वो बर्फीली पहाड़ों में आती है। यहाँ छानबीन करने पर उसे एक कश्ती मिली जिसके अंदर बहुत सारी लाशें थी जिनकी हालत बहुत खराब थी। इसके अलावा एक जामुनी रंग का फूल और साथ में एक डायरी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। जिसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है एक जेल में कुछ बच्चों पर जो नॉर्मल बच्चे नहीं थे बल्कि हाइब्रिड थे। मतलब वो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे पैदा हुए थे, वो भी इस वायरस की वजह से ही। इस वायरस से लड़ने के लिए कुछ लोगों ने अपनी एक अलग टीम बनाई जिसका नाम लास्ट मैन आर्मी था। वो लोग इन बच्चों को ही इस वायरस की वजह समझते हैं, इसीलिए ऐसे बच्चों को दुनिया की अलग अलग जगहों से ढूंढ कर अपने पास इस जेल में कैद कर लेते हैं ताकि इन पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे किए जा सके। अब ये सारे बच्चे एक दूसरे को हमदर्दी दिखाते हुए यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अब हमें एक डॉक्टर दिखाए जाते हैं, वो भी इस वायरस का इलाज पिछले काफी सालों से ढूंढ रही थी, जो इस वक्त अपनी वाइफ के साथ थी क्योंकि उनकी वाइफ की हालत काफी खराब थी। वो भी इस वायरस का शिकार थी। अब हालांकि इस वायरस का इलाज अभी तक नहीं मिला था, पर डॉक्टर ने उसे अभी तक जिंदा ही रखा हुआ था इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मैं इस वायरस का इलाज खोज ही लूंगा। और इस सब में लास्ट मैन आर्मी का जनरल उसकी मदद कर रहा था ताकि डॉक्टर इलाज बनाकर अपनी वाइफ को भी ठीक कर दे और वो इलाज फिर जनरल को मिल जाए। पर क्योंकि काफी अरसा हो गया था इसलिए जनरल का सब्र खत्म होता जा रहा था। वो डॉक्टर को कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना इस वायरस की वजह से बहुत जल्द तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। सारे बच्चे एक औरत जिसका नाम एमी था उसे याद कर रही थी क्योंकि उसने इन सबको इस जालिम दुनिया से बचा कर रखा था और ये सारे बच्चे उसे अपनी मॉम समझती थी। बच्चों को ख्याल आया कि किसी तरह अगर हम रेडियो रूम तक पहुंच जाएं तो एमी से हम राब्ता कर सकते हैं जिसके बाद वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उस कमरे तक जाने के लिए इन्हें चाबी चाहिए थी जिसके लिए ये अपने एक दोस्त को भेजती है जो जमीन खोद कर निकल सकता था। वो जाता है और बड़ी चालाकी से चाबी लेकर आ भी जाता है। जिसके बाद इन बच्चों में जो मेन कैरेक्टर बच्चा था गस, वो अपनी दोस्त के साथ रेडियो रूम तक जाता है लेकिन आर्मी वाले इन्हें देख चुके थे जो दोबारा इन्हें जेल में लाकर बंद कर देते हैं। गस हाइब्रिड इसलिए था क्योंकि उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। गस अभी भी बच्चों को हौसला देता है कि आप लोग हिम्मत मत हारो, मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। अब आर्मी वाले यहाँ आकर गस को अपने साथ ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक वायरस का जो इलाज है उसमें इन खास बच्चों के जिस्म की एक चीज चाहिए होगी। डॉक्टर गस से बात करता है, उसे पता चला कि गस तो 10 साल का है जबकि इस वायरस का शिकार बच्चे तो सिर्फ 9 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं, जिससे डॉक्टर को समझ ले दी कि इसका मतलब है ये बच्चे इस वायरस की वजह नहीं है क्योंकि सभी बच्चे 10 साल से ज्यादा थे। गस भी डॉक्टर को कहता है कि आप परेशान ना हो, इस वायरस का इलाज ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा, जिस पर डॉक्टर भी ये वादा करता है तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें या तुम्हारे किसी भी साथी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब हम गस की एक दोस्त बियर को देखते हैं जो इंसान ही थी। वो साइंटिस्ट बडी से फोन पर बातें कर रही थी। यहाँ हम जान पाए कि गस साइंटिस्ट बडी को अपनी माँ समझता है क्योंकि उन्होंने गस को अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। वो गस की दोस्त बियर को कहती है कि वो सीढ़ी लेकर जल्दी से अपने घर से निकल जाओ क्योंकि लास्ट में आर्मी वाले तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ आते होंगे। जिस पर बियर वो सीढ़ी लेकर जैसी तैसी आर्मी वालों से छुपते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब गस की दोस्त एमी और उसका दोस्त बच्चों को बचाने के लिए उस जेल में घुस जाते हैं जो जेल दरअसल एक जू, एक चिड़ियाघर था और ये कैसे भी करके बच्चे को बचाना चाहती थी पर आखिरकार पकड़ी जाती है और इन्हें ऐसे वापस लौटना पड़ता है। पर जाते जाते वो वहाँ एक खिलौना छोड़ गई जो बच्चों को जैसे ही मिला उन्हें अंदाजा हो गया कि वो दोनों यहाँ आए थे जो हमें बचाने के लिए दोबारा आएंगे, जिससे बच्चे काफी खुश हो गए। डॉक्टर गस को दोबारा बुलाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस बार गस को पुरानी चीजें याद दिलाने के लिए वो जामुनी फूल की गैस बनाकर छोड़ता है और ऐसा होते ही वायरस से शिकार इन सभी लोगों को नशा होने लगता है। वो जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी जिससे अब डॉक्टर गस से जो चाहे वो सवाल पूछ सकता था। गस जब अपनी पुरानी यादों में गया तो पता चला कि इस वायरस को दुनिया में लाने वाली एक लैब है। उधर एमी और उसका दोस्त दोबारा से जू में आ जाते हैं और वहाँ छुपकर एक ट्रक को ठीक कर ही रही थी कि तभी यहाँ एक ड्रोन आ जाता है जो जाहिर है लास्ट मैन आर्मी ने भेजा था इन्हें पकड़ने के लिए। तो अब ये लोग जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करके आर्मी वालों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें देखकर बच्चों को लगा कि वो जरूर हमारी मदद के लिए आ रही है, जिससे वो काफी खुश हो गई। पर जब ट्रक वहाँ से बच्चों को लिए बगैर ही निकल गया तो सारे ही बच्चे काफी दुखी हो गए। एमी और उसके दोस्त ने आर्मी वालों से जैसे तैसे जान बचानी थी, पर अब वो फैसला करते हैं कि हम और लोगों को भी अपने साथ लाएंगे और उस बार कैसे भी करके बच्चों को बचाकर ले जाएंगे। जबकि बच्चे ये फैसला करते हैं कि हम अपनी मदद आप करेंगे और दोबारा यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। जिस पर गस उन्हें कहता है कि हम सब लोग मेरे घर जा सकते हैं जो इस जंगल में ही है जहाँ मेरे पापा ने मुझे छुपा के रखा हुआ था। अब पास्ट के सीन से हमें पता चला कि एक साइंटिस्ट जो दरअसल बड़ी साइंटिस्ट की दोस्त थी उसने उस लैब में एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि उसके
जहन में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि ये दुनिया कैसी बनी। तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए उसने ये सब किया। अब मौजूदा वक्त में डॉक्टर उस लैब के बारे में और जानने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अब मैं ही सब खत्म कर सकता हूँ। एमी भी अपने काफी सारे दोस्तों को कॉल कर देती है ताकि वो लोग इनकी मदद कर सके और बच्चों को बचाने के लिए इनके साथ जा सके। गस और डॉक्टर एक आर्मी वाले की मदद से उस लैब में तो पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। रंग आकर जब आर्मी वाला इन्हें यहाँ से चलने को कहता है, तो हाइब्रिड बच्चा आकर इन पर हमला कर देता है, जो पूरी तरह मगरमच्छ बना हुआ था। पहले तो गस उससे डरकर भागने लगा, लेकिन फिर अपने डर पर काबू पाकर उसे दोस्ती कर लेता है। मगर तभी वहाँ लास्टमैन आर्मी वाले आकर मगरमच्छ बच्चे को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देते हैं। फौरन उसे कैद कर लिया जाता है। अब जनरल उसी टाउन में पहुंच गया जहाँ पर एमी और उसका दोस्त थी। यहाँ जनरल सबको इस वायरस का क्योर इलाज जो एक दवाई थी सबको दिखाते हुए हौसला देता है, सभी को अपने साथ शामिल होने का कहता है, जो देखकर एमी और उसका दोस्त काफी दुखी हो गई, क्योंकि वो असलियत जानती थी कि ये क्योर उनके खास बच्चे को मारकर बनाया जा रहा है। इसी लैब में छानबीन करने पर गस और डॉक्टर को उस साइंटिस्ट की एक वीडियो मिल गई, जिसमें उसने अपने एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ था कि मैं और मेरी साथी साइंटिस्ट बड़ी एक खास एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें हम हर तकलीफ और बीमारी के बगैर अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका ढूंढ सके, जिसमें आखिरकार एक्सपेरिमेंट के दौरान हम गस को बनाने में कामयाब रहे। अब ये देखा तो डॉक्टर का दिमाग एकदम खराब हो गया कि ये क्या, लेकिन फिर भी रिसर्च करने के लिए ये सब कुछ उस सबूत के तौर पर ले जाता है। गस की दोस्त बियर गस तक पहुंचने के लिए लास्टमैन आर्मी का हिस्सा बन जाती है, वो भी उनकी बेस तक आ गई। गस जब वापस जू में आया तो सारे बच्चे उससे सख्त नाराज थे और नफरत करने लग गई थी, क्योंकि एक तो गस ने उनसे झूठ बोला कि हमारा एक साथी यहाँ से भाग चुका है, हालांकि आर्मी वालों ने उसे पकड़कर मार दिया था, और दूसरा ये कि सबको पता चल गया था कि गस हम सबसे अलग सबसे खास है, इसीलिए तो आर्मी वाले उस एक्सपेरिमेंट के लिए ले तो जाते हैं और उसके साथ कुछ करते नहीं। तो इसी वजह से सब बच्चे उसके बगैर ही यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे थे। डॉक्टर लैब से लाई गई चीजों की मदद से अब खुद एक्सपेरिमेंट करता है और आखिर इस वायरस का क्योर बना ही देता है। एमी और उसके दोस्त को उनके बाकी दोस्त मिलने आए, क्योंकि वो बच्चों को जू से निकालने के लिए मान गई थी। वजह ये थी कि बच्चों को बचाने और लास्टमैन आर्मी को हराने के लिए उन्हें बहुत पैसा मिलने वाला था। गस का सबसे खास दोस्त यानी जो जमीन खोद कर निकल सकता था, वो गस के पास आता है और उसे हौसला देते हुए कहता है कि मेरी दोस्त परेशान मत हो, मुझे तुम पर यकीन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ से निकलने के लिए अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो गस के सहारे छोटे से सुरंग से निकल जाता है मदद लाने के लिए, पर इस बात पर एक हाइब्रिड बच्ची गस पर गुस्सा करने लगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनके दोस्त को कोई खतरा न पेश आ जाए। जनरल को जब पता चला कि डॉक्टर ने इस वायरस का क्योर बना लिया है तो वो खुश तो बहुत हुआ, पर बेईमान जनरल डॉक्टर से वो क्योर छीन लेता है और उसे अपनी वाइफ की मदद नहीं करने देता, क्योंकि अभी वो डॉक्टर से और भी काम लेना चाहता था। एमी बार बार अपने दोस्त से उसके पास्ट के बारे में पूछती रहती है, क्योंकि अक्सर वो अपने पास्ट को याद करके दुखी हो जाया करता था। तो आज आखिरकार वो बता ही देता है कि मैं पहले लास्टमैन आर्मी का हिस्सा था, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे हाइब्रिड बच्चे और वाइफ को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे, जिस चक्कर में मैंने बहुत सारे हाइब्रिड बच्चों को पकड़ कर लास्टमैन आर्मी के हवाले किया। पर जब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये गलत कह रहा हूँ, तो मैंने वो आर्मी छोड़ दी और फिर मेरी मुलाकात हुई गस से। ये सारी बातें सुनकर एमी काफी दुखी हो गई, क्योंकि उसे और सभी कैद बच्चों के लिए काफी बुरा लग रहा था। लास्टमैन आर्मी के लोग बच्चों के पास आकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करने लगे, जिस वजह से गस को गुस्सा आ गया। वो अपने एक सींग से एक आदमी पर हमला कर देता है, सींग उसकी टांग में घुसाकर जख्मी कर देता है और मौका देकर फौरन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन आगे जाकर जनरल से टकरा गया। उधर बियर अपने पहले मिशन इन्हीं हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब रही तो गस से मिल पाएगी। एमी और उसकी पूरी टीम भी लास्टमैन आर्मी पर हमला करने के लिए निकल जाती है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। पर क्योंकि एमी अपने दोस्त से नाराज थी तो उसे साथ नहीं लेकर जाती, लेकिन वो गस का दोस्त था, कैसे ना जाता, अपनी बस लेकर उनके पीछे ही चल देता है। जनरल को गस पर काफी गुस्सा था, इसीलिए पहले वो गस को काफी डराता है, फिर सबक सिखाने के लिए उसका एक सींग काटकर वापस जेल में बंद कर देता है, जो देखकर सारे बच्चे उसके लिए काफी परेशान हो गए। फिर से उसे दोस्ती कर लेती है। अब फाइनल मीटिंग से पहले डॉक्टर दोबारा से क्योर को टेस्ट करता है, पर टेस्ट में दोबारा से क्योर में वायरस था, जिस वजह से डॉक्टर काफी परेशान हो गया। लेकिन उनकी वाइफ जो पिछले कई सालों से क्योर का इंतजार कर रही थी और तंग आ गई थी, वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि तुम मीटिंग में सच बोलोगी ताकि वहाँ एक फसाद खड़ा हो जाए, उस बीच वहाँ हलचल हो और हमें मौका मिल जाए जनरल की कैद से भागने का। जिसके बाद सभी ग्रुप्स के लीडर क्योर की मीटिंग के लिए जनरल के पास आ जाती है, पर जनरल
डॉक्टर को कुछ बोलने ही नहीं देता। सभी के सामने एक शहर का नक्शा दिखाते हुए उम्मीद देता है कि सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा। उधर बच्चे अपने प्लानिंग के मुताबिक लास्ट में आर्मी के लोगों को भी बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें बेहोश करके जैसी तैसी उस कैद से बाहर आ जाते हैं। अब जनरल जानता था कि जितने भी ग्रुप्स के लीडर हैं सब किसी न किसी चीज में माहिर हैं। नया शहर बनाने के लिए जनरल को उनकी जरूरत होगी, इसीलिए ही उसने सबको नक्शा दिखाया और उसका ये प्लान किसी हद तक सबको पसंद भी आता है। बच्चे भागने की कोशिश कर रही थी पर तभी एक बच्चा आर्मी के हाथ लग गया। ये देखकर गस आर्मी वालों को अपने पीछे लगा लेता है। सब बच्चों को वहाँ से भागने का कहता है। गस जनरल की मीटिंग में पहुंच गया। यहाँ वो जनरल का राज सबके सामने ले ही आता है कि जनरल ये क्योर हम जैसे खास हाइब्रिड बच्चों को मारकर बना रहा है और ये सुनकर ग्रुप के किसी भी लीडर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ गया। गस को मरवाने के लिए वो उसे कैद करवा देता है पर जनरल का भाई जो खुद उसके जुल्मों से तंग आ गया था गस को आजाद करवा देता है। मीटिंग खत्म होने से पहले ही सारे लीडर्स वहाँ से जाने लगते हैं पर जनरल उनमें से एक के पास आकर बात करने लगता है। वो तो जनरल से भी बड़ी बेईमान निकली। बाकी लीडर्स की सारी रिसोर्सेज मतलब सारे वसाइल कंट्रोल लेने के लिए उन्हें मरवा देती है। एमी का दोस्त आर्मी वालों से फोन पर बात करता है कि तुम लोगों पर एक हमला होने वाला है, मैं तुम्हें हमले की डिटेल्स दे दूंगा पर अगर तुम गस को मेरे हवाले कर दोगी तो। अब तभी जमीन से गस का वो दोस्त निकलकर बाहर आता है जिस पर सारे आर्मी वाले गन तान देते हैं। उसे बचाने के लिए एमी का दोस्त उनसे लड़ने लगा। वो उनसे गन छीन कर उन्हें मार रहा था पर इस कोशिश में खुद जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। गस आर्मी वालों से बचता हुआ उस जगह पर आ जाता है जहाँ एमी के दोस्त को कैद किया हुआ था। गस और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी जज्बाती हो गए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार से एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे और काफी अरसे के बाद मिल रही थी। एक तरफ बियर जू तक पहुंचती है जबकि एमी भी अपनी टीम के साथ प्लेन में बैठकर जू पर हमला करने के लिए पहुंच गई थी। ऊपर से एमी जू पर केमिकल फेंकती है जिस वजह से जनरल को तो यहाँ से भागना पड़ा लेकिन अपनी आर्मी को वो पीछे ही छोड़ देता है ताकि वो हाइब्रिड बच्चों को ढूंढकर दोबारा कैद कर दे। एमी जेल तक आ गई थी पर बच्ची तो पहले ही वहाँ से भाग गई थी। गस अपने दोस्त को जेल से आजाद कर लेता है और अभी दोनों बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गए। बच्चे क्योंकि नीचे महफूज नहीं थे एमी ने केमिकल का हमला कर दिया था जो रस्सी के जरिए सारे ऊपर जाने लगे जबकि एक बच्ची गस को ढूंढने के लिए निकल गई। जनरल बाहर आकर एमी के प्लेन पर हमला करना शुरू कर देता है जबकि बियर इस जंग के माहौल से भाग रही थी ताकि वो गस तक पहुंच जाए। जिस बीच उसे उसके दोस्त मिलती है और पूछने लगी कि तुम पागलों की तरह गस की मदद क्यों करना चाहती हो। तब वो यहाँ राज खोलती है कि गस की एक दोस्त मेरी बहन है लेकिन वो इस बारे में नहीं जानती और अगर गस ने मेरी मोम को ढूंढ लिया तो मैं गस तक पहुंचकर अपनी मोम और बहन दोनों से मिल लूंगी। जो सुनकर बियर की दोस्त भी उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। एमी बच्चों को ढूंढते हुए लैब तक पहुंच जाती है जहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। यहाँ जब उसे पता चला कि हाइब्रिड बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। इस गुस्से की वजह से ही वो लैब को आग लगा देती है। बच्चे जब भाग रही थी तो आर्मी वाले सामने से आकर उनका रास्ता रोक देते हैं पर ठीक टाइम पर यहाँ गस और उसका दोस्त आ गया और वो आर्मी वालों से लड़ने लगे और इस तरह से बच्चों को दोबारा मौका मिल गया भागने का। लेकिन उन दोनों के लिए आर्मी को हराना मुश्किल हो रहा था पर गस जब अपने दोस्त की परेशान शक्ल देखता है तो एकदम आग बबूला हो गया। अपनी सींग से सब पर हमला करके वो बुरा हाल करता जा रहा था। सारे बच्चे भी वापस आकर इनकी मदद करने लगे और ऐसे आर्मी को हरा कर ये सारे बस में आकर बैठ जाते हैं। अब एमी तो जू के अंदर थी, उसकी टीम ही जनरल से लड़ रही थी। जनरल अपने ताकतवर हथियारों से उन्हें हराकर दोबारा जू आने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर को भी पता चल गया था कि इस वायरस का तोड़ गस में है, इसीलिए वो भागने का प्लान छोड़कर वापस लैब में आने के लिए निकल पड़ा। एमी और गस की दोस्त भी बाकी बच्चों के पास बस में आ गए। वो जनरल के सामने ही वहाँ से भाग जाते हैं तो मजबूरन उसे हार माननी ही पड़ी। वापिस आकर डॉक्टर जब लैब को जला हुआ पाता है तो काफी परेशान रह गया और जब वहाँ से निकलकर बाहर आया तो उसकी वाइफ भी नहीं थी। ये देखकर तो वो और टूट गया क्योंकि उसकी वाइफ उसके पागलपन की वजह से उसे छोड़कर गई थी। बच्चे बस में खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी क्योंकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी पर तभी अचानक इन पर हमला हो गया। तो सबकी जान बचाने के लिए बियर भी यहाँ आ जाती है अपने साथियों के साथ। अब आर्मी टैंक इन पर हमला करने की बजाय इनकी मदद करता है। जो बस इनका रास्ता रोक रही थी आर्मी टैंक उसे ही उड़ा देता है क्योंकि उसके अंदर दरअसल इन सभी बच्चों का वो दोस्त था जो जमीन खोद कर निकल सकता था। इसे देखकर सभी काफी खुश हो गए। अब बियर की दोस्तों लास्ट में आर्मी से लड़ने के लिए निकल गई जबकि बियर आकर गस से मिली और अभी सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पास में बडी को देखते हैं। गवर्नमेंट को जब उनके एक्सपेरिमेंट का पता चला तो उन्होंने इनकी लैब पर हमला करवा दिया जिसके बाद बडी उन सबूतों को छुपा ही रही थी कि वो लोग उठाकर उन्हें अपने साथ ले गए। प्रेजेंट में बियर गस की दोस्त से मिली और बहुत खुश हो गई क्योंकि यही उसकी बहन थी पर वो ये राज उसे नहीं बताती। अब एमी सब बच्चों को तो बस में बिठा देती है पर खुद नहीं जाती। उसका दोस्त उसके पीछे आया पूछने के लिए कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एमी बोलती है क्योंकि मुझे ये वायरस लग गया है, मैं ये क्योर भी लेना नहीं चाहती क्योंकि वो मेरे बच्चे के खून से बना है। पर क्यों
क्योंकि बच्चों को इनकी जरूरत थी, तो इस कड़वे सच को दिल में ही दबाकर ये बस में बैठ जाते हैं ताकि बच्चों को कैबिन तक छोड़ सके। अगली सुबह तक ये लोग कैबिन तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहाँ आकर बच्चे बहुत खुश थे कि वो यहाँ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी मॉम एमी की जान खतरे में है। गस के पास अपनी मॉम बड़ी की टेप थी जिसे चलाकर वो सुनता है और ये कहानी एक बार फिर पास में चली जाती है, जहाँ हमें पता चला कि सबसे पहले इस वायरस का असर एक साइंटिस्ट को हुआ था, क्योंकि उसने बड़ी और उसके साथी साइंटिस्ट की बनाई हुई दवाई खुद को लगा ली थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद मुझे तकलीफ बीमारी से महफूज जिंदगी मिल जाए। पर इसका असर उल्टा हो गया, वो इस वायरस का शिकार हो गई और फिर ऐसे ही वायरस फैलना शुरू हुआ। वो साइंटिस्ट बड़ी से गस के बारे में पूछती है कि वही क्योर है ना, तो उससे क्योर बनाकर मैं वायरस ठीक कर दूं, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, मुझे भी जीना है। पर क्योंकि बड़ी गस को अपना बेटा समझती थी तो उसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि क्योर बनाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ बड़े की साइंटिस्ट साथी ने उसे बताया कि हमसे पहले ये सब मेरे दादाजी ने किया था। वो इस वायरस का इलाज ढूंढ रहे थे और बर्फीले पहाड़ों में गए थे। अब जब बड़ी को एहसास हुआ कि मेरे बेटे गस के पास जाना ठीक नहीं, तो इस जालिम दुनिया से अपने बच्चे को बचाने और हर सवाल का जवाब पाने के लिए वो भी बर्फीले इलाकों में उस साइंटिस्ट के दादा के पीछे चली गई। और ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा। और कश्ती में बड़ी को जो लाशें मिली थी वो साइंटिस्ट के दादा और उनके साथियों की थी। अब गस फैसला करता है मैं भी अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बर्फीले इलाके में जाऊंगा, और उसका दोस्त ये कहते हुए मना कर देता है कि अभी तुम्हारी मॉम से ज्यादा इन बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। एमी सब बच्चों को बता ही देती है कि मैं भी इस वायरस का शिकार हो गई हूँ, जो सुनकर सभी बच्चे काफी दुखी हो गए क्योंकि वो उनकी माँ थी। रात को जब सारे सो रहे थे तो इन्हें जिस तरह की आवाजें सुनाई दी गई। वहाँ दरअसल बियर की दोस्त थी जो बेहद जख्मी थी। वो बताती है कि मुझे जनरल ने वार्निंग देकर भेजा है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। डॉक्टर उस जगह पर आकर बैठ जाता है जहाँ जाम में फूल लगी हुई थी। पोल की गैस से उसे भी पुराने ख्याल आने लगे, जिससे उसे पता चल गया कि सच में गैस ही इस वायरस का तोड़ है। ये जानकर तो डॉक्टर बेहद खुश हो गया। उधर एमी भागने की बजाय लड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जब तक जनरल को ना रोका गया वो इन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गस, एमी और उनका दोस्त लास्ट में आर्मी से लड़ने के लिए यही रुकते हैं, जबकि बाकी बच्चों को बेयर के साथ किसी महफूज जगह पर भेज देते हैं। गस, जो यहाँ की हर जगह के बारे में जानता था, अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर लास्ट में आर्मी को ट्रैप जाल में फंसाने के लिए तैयारी में लग जाता है, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे। बेयर बच्चों को लेकर एक महफूज जगह पर आ गई थी, जबकि जनरल भी अपने लास्ट में आर्मी के साथ पहुंच गया था। जिस बीच गन दिखाकर उसका भाई ये सब करने से मना कर रहा था, पर जनरल कहाँ किसी की सुनने वाला था, साफ साफ मना कर देता है। इस वजह से उसका भाई गोली भी चलाता है, पर जनरल काफी चालाक था। अपने भाई के इरादे उसे पहले से ही पता चल गई थी, इसीलिए उसने गन खाली कर दी थी। गन छीनकर वो खुद उसमें गोलियां डालता है और अपने भाई को शूट करके मार डालता है, और एक बार फिर अपनी आर्मी के साथ हाइब्रिड्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। पर गस ने उनके लिए बहुत अच्छी ट्रैप्स तैयार किए थे, जिनमें एक एक करके सब फंसने लगती है। किसी का पाँव रस्सी में फंसकर वो लटक रहा था, तो किसी के ऊपर पत्थर गिरे थे। ट्रैप में फंसने से सबको पकड़ने के बाद एक एक करके गस का दोस्त उनको मारता जाता है और आखिर में जनरल को भी पकड़ ही लेता है। पर लड़ाई में जनरल गस के दोस्त को जख्मी करके गस के पीछे चला जाता है, जो देखकर एमी गस को छुपाकर गन लेती है और खुद ही जनरल को रोकने के लिए चली जाती है। गस के एक दोस्त को जैसे ही लास्ट में आर्मी की एक सिपाही पकड़ती है, तो तभी यहाँ बड़ी अलग अंदाज में बियर आकर उससे लड़ने लगती है। काफी देर तक इनके बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है और आखिरकार बियर उसे हरा ही देती है। इस बीच एक तस्वीर को देखकर उसकी बहन को पता चल गया था कि बियर मेरी बहन है, पर वो इस बात का यकीन किए बगैर ही आगे बढ़ जाती है। एमी जनरल से लड़ती है और उसे अच्छी टक्कर देते हुए पहले नीचे गिराती है और फिर उसकी गर्दन में अपना वायरस वाला खून लगा देती है, जिससे अब जनरल भी इस वायरस का शिकार हो गया था। ये देखकर गस वायरस का क्योर लेकर फौरन यहाँ से भाग जाता है, ताकि जनरल वो खुद को लगाकर ठीक ना हो जाए। उसे रोकने के लिए जनरल भी पीछे भागा, टांग पर गोली मारकर जख्मी कर देता है। फिर वो गस को पकड़कर जान से मारने ही वाला था कि तभी यहाँ उसके बाकी दोस्त आकर जनरल पर हमला कर देते हैं। गस का जो बैल साथी था वो जनरल को टक्कर मारकर चीरता हुआ नीचे गिरा देता है। गस मुस्कुराता हुआ क्योर लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब ठीक हो गया, पर पीछे से जनरल उसे तीर मारकर जख्मी कर देता है, जिसके बाद जनरल की मौत हो जाती है। गस बेहोश हो गया था। उसे ख्याल आया कि मेरी मॉम बड़े बर्फीले इलाके में फंसी हुई है और उन्हें मदद की जरूरत है, उनकी हालत भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो ठीक हुआ, अपने दोस्तों के साथ एक नए एडवेंचर पर निकल जाता है अपनी मॉम बड़ी को ढूंढने के लिए, जिस बीच उन्हें हर तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। पर वो बहादुर थे और खुश भी थे कि हमने जनरल को हरा दिया। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है। 2023 को डिसलाइक या लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिसर डैनी को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के पास बैठा था। दरअसल डैनी बहुत परेशान था, इसीलिए वो अपने डॉक्टर के पास बैठा उसे अपनी परेशानी बता रहा था। डैनी को अक्सर अपनी बेटी
बेटी की याद आया करती थी, क्योंकि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई, जिसका आज तक उसे कुछ पता नहीं चला था। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में था। उसकी बेटी के पास एक लड़का खड़ा था। डैनी की नजर वहाँ पर से सिर्फ खिलौनों पर ही गई थी। जब उसने दोबारा अपनी बेटी की तरफ देखा तो वहाँ पर से उसकी बेटी गायब हो गई। डैनी इस हादसे को आज भी अपनी जिंदगी से नहीं भूल पाया था और इसी वजह से उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। कई सालों की रिसर्च के बाद भी वो आज तक अपनी बेटी का पता नहीं चला पाया कि उसे किस लड़के ने उस दिन अगवा किया था। अब डैनी को उसका एक दोस्त ऑफिसर मैसेज करके बाहर बुलाता है। उसको जाते हुए अभी भी अपनी बेटी की सारी बातें याद आ रही थी। डैनी का दोस्त बताता है एक बैंक के लॉकर में एक बॉक्स है जिसमें चोरी होने वाली है, हमें उस चोरी को रोकना है, इसीलिए ये जल्दी से बैंक पहुंचते हैं। तो वहाँ पर सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग देखते हैं। वहीं पर वीडियो देखते हुए डैनी को एक आदमी पर शक हो रहा था। वो आदमी बाहर बेंच पर एक औरत के साथ बैठा था। वो उस औरत से ये कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। डैनी को उस पर शक हो रहा था क्योंकि वो आदमी अब बैंक की तरफ जाता है। डैनी भी जल्दी जल्दी उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला गया था। उस आदमी के साथ जो औरत बैठी थी वो जब रोड को क्रॉस करने लगती है तो वो वही रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। डैनी जो कि बैंक में पहुंच चुका था वो वहाँ पर बैंक के मैनेजर से मिलता है और उसने उस लॉकर रूम की चाबियां उससे बातों ही बातों में चुरा ली थी। अब जो आदमी बाहर था जिसको डैनी ने वीडियो में देखा था वो बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में करके उसे लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने का कहता है, जिसके बारे में डैनी भी यहाँ पर जानने आया था। दरअसल उस आदमी का नाम लिव था जिसने रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो एक हिप्नोटिक था। अंदर डैनी को भी उस बॉक्स के बारे में पता चल चुका था। जब वो उसे देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। अब जब रिसेप्शनिस्ट आती है तो डैनी उस पर गन कर लेता है और उससे उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तभी उधर गार्ड्स भी आ गए थे जिन्होंने डैनी पर उल्टा गन कर ली थी और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहना हुआ था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। दरअसल यहाँ पर सबको लिव ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब डैनी भागकर बाहर आता है तो वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट ट्रक से उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि लिव ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। इस एक्सीडेंट में रिसेप्शनिस्ट भी जख्मी हो गई थी, जिसके बाद वो आदमी लिव उसके पास आता है और उससे वो बॉक्स ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसने रिसेप्शनिस्ट के हाथ पर बॉम्ब को लगा दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। अब डैनी जब अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था जो लिव ने ही किया था। जब डैनी उसको जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था जहाँ पर 2 ऑफिसर ने आकर लिव को पकड़ लिया था। यहाँ पर डैनी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। जब लिव अपने बॉक्स को देखता है तो वो खाली था क्योंकि डैनी ने पहले ही उस बॉक्स से सब कुछ निकाल लिया था। अब जो ऑफिसर लिव को पकड़ने वाले थे वो उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि उन्हें भी उसने हिप्नोटाइज कर लिया था। अब वो दोनों ऑफिसर खुद एक दूसरे पर गन करके अपनी जान ले लेते हैं और लिव फिर वहाँ से भाग चुका था। डैनी जब उसके पीछे जाता है तो अब वो गायब हो गया था। ये चीज अब डैनी को परेशान करने लगी थी, इसलिए वो वापस आ गया था और वापस आकर सब बातें अपने दोस्त को बताता है। पूछता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? वो अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब जब रात को डैनी बैठा लिव की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा था तो तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है जो तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो हिप्नोटाइज के बारे में जानता हो। वही तुम्हें सब कुछ बता सकता है कि वो आदमी लिव हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। जब डैनी वहाँ पर आता है तो वो आदमी अब वहाँ से चला गया था। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती है। यहाँ पर डैनी डियाना को अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई। ये सुनकर डियाना थोड़ा दुखी हो गई थी। जब डैनी उसे लिव के बारे में सारी बातें बताता है तो कहती है तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे अब बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। तभी वहाँ वो आदमी एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी मरने से पहले डैनी को बस ये कहता है कि लिव से दूर रहो। ये सुनकर डियाना डैनी को बताती है लिव ने इसे हिप्नोटाइज किया है। डियाना डैनी को अपने ऑफिस में ले आई थी और अब उसे बताती है तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक टीम को बनाया था जो कि हिप्नोसिस में माहिर थे। वो इंसानों की आंखों में देखते ही उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया करते थे, यानी कि उन पर अपना कंट्रोल। यहाँ पर डैनी का दोस्त ये सब बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करता। डियाना इन सब पर यकीन करवाने के लिए कि ये सब बातें सच हैं, उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने का कहती है। जब डैनी का दोस्त बाहर आया था तो उधर लिव था जिसने उसे दोबारा अपने काबू में कर लिया था। अंदर डियाना और डैनी दोनों बातें कर रहे थे। वो डियाना से पूछता है कि अगर ये सब बातें सच हैं तो मुझ पर लिव के हिप्नोटाइज का असर क्यों नहीं हुआ। वो बताती है तुम्हारी जिंदगी में किसी बात का गहरा असर पड़ा है, तुमने शायद किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त किया था और ये हादसा तुम्हारे
तुम्हारी बेटी के अगवा होने का भी हो सकता है। वो बताती है मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको डिवीजन का नाम भी दिया गया था। अब वहीं पर तभी डैनी का दोस्त आ जाता है जिसने डैनी पर गन कर ली थी। इस बात पर डैनी उसे मारता है। अब डियाना वहाँ पर आकर डैनी के दोस्त को मार देती है। इस बात पर डैनी उससे बहुत नाराज था। डियाना उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज हो चुका था, जिसको लिव ने किया था। अगर मैं उसे ना मारती तो वो हम दोनों को मारकर खुद अपनी जान ले लेता। फिर डैनी को ये बात सुनकर थोड़ा सुकून आया था। अब ये दोनों मेक्सिको आ गए थे क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसके कत्ल के इल्जाम में दोनों को पकड़ने का कहा गया था। हर तरफ इनकी खबरें चल रही थी। अब जब ये एक होटल में जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर भी इनको पहचान लेता है। तभी वहाँ पर डियाना उस मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है। अब ये दोनों वहाँ से भी भाग गए थे। जब ये बाहर आते हैं तो बाहर लिव खड़ा था जो पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके अपने साथ इन्हें पकड़ने लाया था। डैनी वहाँ से इन्हें चकमा देकर भाग गया था और ट्रेन के दरमियान में आकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर उसे सारी ट्रेन उड़ती हुई नजर आ रही थी, मगर ये सिर्फ उसका एक ख्याल था। तभी वहाँ पर लिव डैनी के सामने आ गया था। उसके साथ दो ऑफिसर्स भी थे। वहाँ पर डियाना ट्रक लेकर आती है और उन ऑफिसर्स को मार देती है। डैनी देखता है कि लिव भी वहाँ से गायब हो गया था। ये दोनों यहाँ से निकल गए थे। अब जब ये सब बातें डैनी डियाना को बताता है तो वो कहती है ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, तुम्हें लिव अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पर तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या ताकत है, तुम उसके कंट्रोल में नहीं जा सकते। ये बातें सुनकर डैनी भी हैरान हो गया था। इन्हें हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सी बातों को जानना था, इसीलिए ये एक हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिला था। वो हिप्नोटाइज और लिव के बारे में जानता था, इसीलिए डियाना उस आदमी की बीवी को अगवा कर लेती है और उससे पूछती है कि बताओ लिव को हमसे क्या चाहिए और वो क्या करना चाहता है। वो आदमी बताता है कि उसे डोमिनो चाहिए। डोमिनो क्या था ये बात डैनी को भी नहीं पता थी। डियाना बताती है डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा गया है। उस हथियार को डिवीजन कहा जाता है क्योंकि वो एक डिवीजन कंपनी से जुड़ा हुआ है। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। वो आदमी बताता है कि लिव ने कुछ वक्त पहले उनके लिए सबूतों को इकट्ठा भी किया था। डैनी समझ गया था कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है। डियाना फौरन इस बात को समझ गई थी कि जो आदमी इन्हें सब कुछ बता रहा था वो भी लिव के कंट्रोल में था। तभी फौरन वहाँ पर लिव आ जाता है जिसने दोनों पर हमला कर दिया था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लिव के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और डियाना को लेकर बाइक पर बिठाकर ले जाता है। अब जाते हुए डैनी को फिर से आसमान पर बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। वो एक जगह पर फंस चुके थे जिधर बहुत से ऑफिसर्स लिव के साथ थे जो इन्हें पकड़ने आ रहे थे। डैनी जब उन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है तो वो उसे पकड़ने की बजाय लिव को ही पकड़ लेते हैं। डैनी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। डैनी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर डियाना को ये लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत सी अजीब ताकतें हैं। अब ये सब कुछ क्यों और कहां से कैसे शुरू हुआ था इस बात का पता लगाने ये एक हैकर के पास आते हैं। हैकर यानी कि वो इंटरनेट की किसी भी चीज को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकता था। उसके पास डोमिनो हथियार का सारा डाटा मौजूद था। जब ये उसके पास पहुंचे तो उस हैकर ने अचानक से डियाना को पकड़ लिया था। बाद में उस हैकर को पता चलता है कि डियाना तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं। डैनी जब उसकी सारी हैकिंग की महारतें देखता है तो हैरान हो गया था। यहाँ पर अब वो इन्हें उस हथियार के बारे में बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो गया था क्योंकि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। वो जब उसके बारे में पूछता है तो हैकर बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। ये बातें डैनी को अपनी बीवी के बारे में पता ही नहीं थी। वो उदास होकर कमरे में आकर बैठ जाता है जहाँ पर डियाना उसके लिए ड्रिंक लाती है। इसे अब अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए सभी लम्हे याद आ रहे थे। उसे ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी बीवी एक हिप्नोटिक कब बनी। डियाना के जाने के बाद डैनी को फोन आता है जिसमें कोई उसे डियाना को मारने का कह रहा था। ये बातें सुनकर उसे न जाने क्या हो गया था। वो चाकू लेकर डियाना को मारने चाहता है। वो जब ये देखती है तो परेशान हो जाती है। वो समझ गई थी कि डैनी भी लिव के कंट्रोल में आ चुका है, मगर वो किसी तरह उसे ठीक कर देती है। यहाँ पर डैनी को डियाना के अंदर अपनी बीवी का चेहरा नजर आ रहा था। रात को डैनी दोबारा उठता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की बातें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर डियाना के दोस्त हैकर के कंप्यूटर में अपनी बीवी के बारे में सारी मालूमात देखने लगता है। जब वो अपने मोबाइल पर अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह डियाना नजर आ रही थी। ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था वो खुद भी इस बारे में नहीं जानता था। जब वो अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे यहाँ पर पता चला था कि डोमिनो असल में उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है जो कि दो पावरफुल ताकतवर हिप्नोटिक की बेटी है और खुद भी बहुत पावरफुल और ताकतवर है। यहाँ पर दरअसल जिस औरत को ख्याल में डैनी अपनी बीवी देखा करता था वो असल में डियाना ही थी। डैनी और डियाना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी, मगर अब भी डैनी को कुछ याद नहीं आता।
यहाँ पर जब डियाना आती है तो वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताती है कि तुम्हें याद नहीं, उसे तुम्हें लेकर भागी थी। तो अब डैनी को थोड़ा बहुत याद आने लगा था। वो कहता है हाँ, मैं ही अपनी बेटी को लेकर भागा था। दरअसल मैं उन डिवीजन से अपनी बेटी को बचाना चाहता था जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब डैनी उन डिवीजन डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सामने आने का कहता है तो सब कुछ बदल गया था। वहाँ पर सभी जो डैनी के साथ काम किया करते थे उसके सामने आ जाते हैं, जिनको पहले भी हम लोगों ने डैनी के साथ देखा था। यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी था जो कोई और नहीं बल्कि लिव था। उसे हर हाल में डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी याददाश्त से इस चीज को मिटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था, इसलिए लिव उसके पीछे था। वो उसकी याददाश्त पर कंट्रोल करके उसकी बेटी की लोकेशन को जानना चाहता था, इसीलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रही थी, मगर डैनी को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। अब जब डैनी उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर एक सारा सेट था, मतलब अब तक जो हमने सभी चीजें देखी वो डैनी के दिमाग में ही चल रही थी, असल कुछ भी नहीं था। डैनी को भी जब ये बात पता चली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो तो उस जगह से बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पर डिवीजन के सभी लोग थे जो डैनी से उसकी बेटी का पता करना चाहते थे। लिव कहता है हमें ये चीज दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी डैनी को ये लोग पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे फिर एक कुर्सी पर बांधकर बिठा दिया गया था। उसके पास डियाना आती है जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। अब उस पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे शुरू कर दिए गए थे। डैनी को फिर से हम दोबारा एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो बैठा अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। फिर उसके दोस्त का मैसेज आता है तो वो उसके साथ चला गया। उन्होंने बैंक में एक चोर को पकड़ना था, मतलब लिव को। सारी कहानी दोबारा से डैनी के दिमाग में चल रही थी। अब इस बार इन्हें ये बात पता चल गई थी कि डैनी की याददाश्त जानने से पहले उसने डायरी में एक जगह का पता लिखा था। अब डियाना भी समझ गई थी कि यहीं पर डैनी की बेटी होगी। उधर डैनी जो कि एक फॉर्म पर पहुंच गया था, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ उस पर गन कर लेते हैं जो असल में उसके मॉम डैड थे। डियाना भी इनके पास आ रही थी जिसने इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। वो डिवीजन के लोगों को लेकर फार्म पर पहुंच गई थी। उधर डैनी के मॉम डैड इनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को इन्हें नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पर डियाना आती है, डैनी के डैड डियाना को बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त इन पर हमला कर देता है। वो दोनों बेहोश हो गए थे। जब वो डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है तो वहाँ पर डियाना को थोड़ा बहुत याद आता है। डैनी भी इधर पहुँच गया था। अब वो बताता है कि डियाना तो कभी डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लिव हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। डियाना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी। उनकी बेटी डियाना यानी कि अपनी मॉम से कहती है कि अब हम मिलकर रहेंगे। ये कहकर वो लिव की तरफ देखती है। लिव की हालत भी खराब हो गई थी। वो सबको बताता है कि वो लोग किसी फॉर्म पर नहीं है। वो जगह वहाँ से फौरन बदलने लगी थी। डिवीजन के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसमें डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे जो अब तक जिंदा थे। यहीं पर लिव भी डैनी को मारने वाला था। तभी डियाना की बेटी अपनी मॉम को सब याद करवाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। ये बताकर वो लिव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डियाना को सभी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आ गई थी कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो डिवीजन में ही थे। वो डिवीजन में ही अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। तो इसी वजह से इन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। और जो मास्क मैन डियाना के पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। उसी ने डियाना की यादों को मिटा दिया ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता न चल पाए और डिवीजन के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर अपनी और अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया था ताकि डिवीजन वाले कभी भी उसकी बेटी तक ना पहुंच पाएं। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है। तीनों बहुत खुश थे। कहानी के आखिर में हमें लिव दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लिव आगे इन तीनों के साथ क्या करने वाला था कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर 2022 को डिसलाइक या लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत बैकग्राउंड में चल रही एक आवाज को सुनाने से हुई, जहाँ 1944 में होने वाली दूसरी जंग के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें रशिया और जर्मनी के नाजी सोल्जर्स के बीच खूनी जंग छिड़ गई क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुक अच्छे नहीं थे। इसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम कॉर्पी है और यही कहानी का मेन कैरेक्टर हीरो है। कॉर्पी दरअसल एक मुसाफिर है जिसका कोई एक ठिकाना नहीं। ये जमीन में गड़ा हुआ सोना ढूंढने का काम करता है। इस वक्त भी वो अपनी फैमिली और सबसे दूर एक जगह पर आया हुआ है। कॉर्पी के साथ उसका पालतू डॉग और घोड़ा था जिनसे वो बहुत प्यार करता था। ये दोनों भी उसके साथ सफर के मुसाफिर थे और इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन खुदाई करते करते उसे सोने का बहुत ही छोटा सा बारीक टुकड़ा मिल जाता है। इसे देख वो खुश हो गया। सोचने लगा कि अगर इस इलाके में सोने का ये टुकड़ा मिल सकता है तो जरूर आसपास भी बहुत सारा
सारा सोना गड़ा होगा। तो इसी सोच के साथ अगले ही दिन वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, जगह जगह गड्ढे खोदता है ताकि सोना मिल जाए। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि कहीं मुझे कोई देख न ले। खुदाई करते करते उसे बहुत वक्त हो गया, पर कॉर्पी को उसकी मेहनत का फल नहीं मिला, यानी कि सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तक उसके हाथ नहीं लगा, जिस वजह से वो उदास हो गया। फिर अगली सुबह जैसे उसने एक जगह खुदाई की तो उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ये देख उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, खुशी में आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे फिर रात हो गई। कॉर्पी वहाँ का सारा सोना निकाल कर अपने घर आ गया। फैसला करता है कि सुबह होते ही मैं शहर में सोना बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। फिर जैसे ही सुबह हुई, नहा धोकर वो अपने सफर पर निकल गया, जहाँ उसे बहुत सारे खतरों का सामना करके अपनी मंजिल तक जाना था। उसने सारा सोना ले लिया। घोड़े पर बैठकर अपने डॉग को लेकर वो शहर की तरफ जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसे नाजी सोल्जर्स की टीम नजर आती है, क्योंकि वो दो रशियन लड़कियों को अगवा करके अपने साथ ले जा रही थी। जैसे ही कॉर्पी उनके सामने से गुजरा, सारे सोल्जर्स उसे देखकर हंसने लगते हैं। कॉर्पी की नजर कमांडर पर गई, जो बड़ी गौर से उसे देख रहा था, पर नजरअंदाज करके उसे वहाँ से जाने देता है। फिर अपने आदमी को कमांडर बताता है कि ये भी बचने वाला कहाँ है, बहुत जल्द ये भी मारा जाएगा, क्योंकि हमारे सोल्जर्स की एक और टीम पीछे जमीन में बारूद बिछाती हुई आ रही है, जिसमें फंसकर ये बूढ़ा कॉर्पी मारा जाएगा। कॉर्पी जब आगे बढ़ा तो देखता है कि बहुत सारे लोगों को मार कर उन्हें बीच रास्ते पर खंभों के साथ टांग दिया गया है, जो देख वो हैरान भी था, साथ ही थोड़ा घबरा भी जाता है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच चल रही दुश्मनी और जंग इस कदर बढ़ गई है कि नाजी सोल्जर्स बेकसूर लोगों को भी मौत के घाट उतार देते हैं और फिर मरे हुए लोगों को ऐसे लटका दिया जाता है, जिस वजह से हर किसी का वहाँ आना जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। फिर वहाँ से थोड़ा और आगे जाने पर उस आर्मी का एक और सोल्जर कॉर्पी को रोक लेता है और उसकी तलाशी लेने लगा, जहाँ उसे पता चलता है कि कॉर्पी एक स्मगलर भी है, जो सोना चुपचाप यहाँ से स्मगल करके ले जा रहा था। इस बात से सोल्जर को गुस्सा आया, वो कॉर्पी को सारा सोना देने और खुद को उनके हवाले करने का कहता है। ये देखकर कॉर्पी अपने डॉग को वहाँ से भागने का कहता है। जब डॉग वहाँ से भागा तो सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आगे बढ़ रहा वो कमांडर समझ जाता है कि जरूर मेरे सोल्जर ने उस बूढ़े कॉर्पी का काम तमाम कर दिया होगा, जिस बात से वो मुस्कुराने लगा, और उसे क्या पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर सोल्जर कॉर्पी को परेशान करने लगा, वो उसे तंग करके मजाक बना रहा था और उस पर हंस रहा था, जिस बात से कॉर्पी को गुस्सा आ गया। उसने अपना चाकू लिया और उसके सर में घुसाकर आर पार कर दिया, जो देखकर तो बाकी सोल्जर्स की हालत ही खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। तो फिर क्या था, कॉर्पी भी अकेला ही उनसे लड़ पड़ा। एक सोल्जर की वो टांग तोड़ देता है तो एक की गर्दन और एक पर गोलियां चलाकर उसे मार डालता है, और इस तरह से उसने सबको मार दिया, जिसे हम भी समझ जाते हैं कि बेशक वो बुरा है, लेकिन हद से ज्यादा बहादुर और ताकतवर है कि इतने सारे सोल्जर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाए। गोलियों की आवाज सुनकर कमांडर टैंक को मोड़कर वापस लेने को कहता है, और जब वो उस जगह पर आया तो अपने सोल्जर्स की लाशें लेकर काफी हैरान रह गया। लेकिन जब एक सोल्जर की लाश के ऊपर से उसे सोने का एक टुकड़ा मिला तो वो काफी दंग रह गया, ये सोचकर कि अभी अभी जिस आदमी को हमने बूढ़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया वो तो सोने का स्मगलर है, जिसके पास न जाने कितना सोना होगा। तो अब कमांडर भी सोने की लालच में अपना टैंक उसके पीछे पीछे दौड़ाने लगता है। बहुत जल्द उसे कॉर्पी दिख भी गया, जिस पर अपने साथियों को कहकर वो गोलियां चलवाने लगता है, जिनसे बचने के लिए कॉर्पी अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर थोड़ा दौड़ निकल आता है। कमांडर ने भी गोलियां चलवाना बंद कर दी थी, क्योंकि वो कॉर्पी को देख रहा था कि वो जा कहाँ रहा है, क्योंकि कॉर्पी उस जगह पर आ गया था जहाँ जमीन में बारूद दबाया हुआ था। घोड़े का पैर जैसे एक बॉम्ब बारूद पर पड़ा तो बॉम्ब फटने की वजह से घोड़ा काफी जख्मी होकर दूर जाके गिरा, जिससे कॉर्पी भी काफी जख्मी हो गया। अपने घोड़े को मरते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ, वो रोने लगता है, लेकिन टाइम पर बात किए बगैर वो सोने के टुकड़े दोबारा इकट्ठा करने लगता है। इसी बीच कमांडर भी अपने सारे सोल्जर्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है। इससे पहले कि कमांडर अपने साथियों को कहकर उस पर हमला करवाता, कॉर्पी सोने का एक टुकड़ा एक बॉम्ब बारूद पर दे मारता है, जिससे वो फट गया और हर तरफ धुआं फैल जाता है। तब फौरन सारे सोल्जर्स अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू हो जाते हैं और कॉर्पी अपने पास मौजूद शील्ड को आगे करके खुद की जान बचाता है। धुएं का फायदा उठाकर पास ही में कहीं छुप गया। अब कमांडर अपने कुछ साथियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, पर क्योंकि वहाँ की सारी जमीन में ही बारूद बिछे हुए थे तो इस वजह से बहुत सारी सोल्जर्स मारे जाते हैं। कमांडर ऐसे अपने साथियों को मरने नहीं दे सकता था, तो अगवा की गई रशियन लड़कियों को मोहरा बनाकर वो आगे भेजता है ताकि ये मारी जाए और सोल्जर्स को कुछ भी ना हो। इसी बीच कमांडर का सबसे करीबी साथी उसे बताता है कि जिस बूढ़े आदमी की जान के पीछे हम पड़े हुए हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक कमांडो है, इतना बहादुर कि किसी भी जंग में वो अकेला ही काफी है। और हमारे सीनियर्स का तो ये हुक्म था कि हम उस बूढ़े कॉर्पी से दूर ही रहें। जिसके बाद हमें यहाँ कॉर्पी की कहानी पता चलती है। असल में जंग के दौरान रशियन आर्मी ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, जिस बात से वो आग बगोला हो गया। बदला लेने के लिए जोश में आकर उसने तकरीबन 300 सोल्जर्स को मार दिया, जिसमें रशियन आर्मी और नाजी दोनों सोल्जर शामिल थे। ऐसा करने पर आर्मी उसे ढूंढने लगी, वो मिल गया, पर लाख कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं मरा तो उसे अकेला ही जंगलों में छोड़ दिया गया। बाद में उसकी ऐसी
ताकत, बहादुरी और हिम्मत को देखते हुए उसका नाम कॉर्पी रख दिया गया, जिसका मतलब नाइडर, कभी न हारने वाला और ना ही मरने वाला। कमांडर का साथी कहते हैं कि हमारे इतने सारे साथी मारे गए हैं, तो अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। सोने की लालच में और कॉर्पी से बदला लेने के लिए वो बस आगे बढ़ने को कहता है। उधर कॉर्पी काफी दूर आकर एक जली हुई गाड़ी के पीछे आकर छुप जाता है। उसने देखा कि मेरी टांग पर गोली लगी हुई है, जिसे वो अपने चाकू की मदद से निकालने लगा। अब जाहिर है ऐसा करने में उसे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही इतना जख्मी होने की वजह से वो कमजोर भी हो गया था। तो कुछ देर के लिए उसकी आंख खुल गई, लेकिन कुछ देर के बाद कमांडर और उसके सारे सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं, जो आवाज सुनकर कॉर्पी की आंख खुल गई और वो जल्दी से उनके ट्रक के नीचे आकर छुप जाता है। लेकिन कुत्ते उसे सूंघते हुए आ रहे थे, इसीलिए वो ट्रक का पेट्रोल टैंक लीक करके पेट्रोल अपने ऊपर गिरा लेता है, ताकि कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। पर तभी एक सोल्जर को पेट्रोल की लीक होने की खबर हो गई, जिस वजह से वो ट्रक रुकवा देता है। ऐसा होने से कॉर्पी घबरा गया। पकड़े जाने के डर से वो वहाँ से भागने लगता है, पर कमांडर का साथी उस पर गोलियां चलाने लगा, जिसके साथ वो अपने कुत्ते उसके पीछे लगा देता है। अब उनसे बचने के लिए कॉर्पी खुद को आग लगा देता है, क्योंकि पूरा जिस्म तो पेट्रोल से भरा हुआ था। खुशकिस्मती से करीब एक तालाब था, जिसके अंदर फौरन वो कूद जाता है। अब उसकी ऐसी हिम्मत और बहादुरी देखकर सारे सोल्जर्स काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या, मरता ही नहीं और इसे पकड़ा कैसे जाए। पर कमांडर की उसे पकड़ने की कोशिश यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि वो अपने कुछ सोल्जर्स को कश्ती के जरिए पानी में भेजता है। फिर वो पानी में कूद जाते हैं कॉर्पी को पकड़ने के लिए, पर वहाँ भी कॉर्पी एक एक करके सभी को पानी में मार देता है। यानी उसका जोर न सिर्फ जमीन पर था, बल्कि पानी के अंदर भी वो बहुत ताकतवर था। ऐसे फिर वो इस तालाब से भी भाग जाता है, लेकिन उसका पालतू डॉग पीछे ही रह गया, जिसे देखकर कमांडर अब एक नया प्लान तैयार करता है। कॉर्पी वहाँ से निकलकर एक सुनसान जगह पर आकर रुक गया। यहाँ एक पुराना टूटा फूटा पेट्रोल पंप था, जिसके अंदर जाकर वो आराम करने लगा, क्योंकि काफी जख्मी हो गया था। लेकिन तभी उसे अपने डॉग की आवाज आई। वो जैसे बाहर अपने डॉग के पास आया तो देखता है कि इसके जिस्म पर तो बॉम्ब बांधा हुआ है। कॉर्पी बॉम्ब उतारकर जैसे उसे फेंकने लगा, अचानक बॉम्ब फट गया, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फौरन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद यहाँ कमांडर और उसके साथी आ गए, जो कॉर्पी को घसीटकर वहाँ लगी एक लकड़ी के पास ले जाते हैं। फांसी लगाकर उसे वहाँ लटका दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। अब आपको क्या लगता है कि कॉर्पी का खेल खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक खतरनाक कमांडो है, तो ऐसे उसका खात्मा नहीं हो सकता। इस तरह के खतरों से कैसे निपटना है वो अच्छे से जानता है। वो लकड़ी के खंभे पर लगी कील के ऊपर अपना पैर रख लेता है, जिससे उसकी फांसी का वजन कम हो गया और कुछ देर के लिए मरने से वो बच जाता है। कुछ ही देर में सुबह हो गई। एक प्लेन के जोर से वहाँ से गुजरने की वजह से रस्सी ढीली हो गई, नीचे की तरफ आकर टूट गई, जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। प्लेन के दोनों पायलट इसी पेट्रोल पंप पर आते हैं पेट्रोल भरने के लिए। जैसे उनकी नजर कॉर्पी पर पड़ी तो वो एक पायलट को भेजते हैं उसे मारने के लिए। अब कॉर्पी, जो बहुत ज़हीन था, बड़ी चालाकी से दोनों पायलट्स को मार देता है और एक को जख्मी कर देता है। ऐसा करने के बाद वो अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है, जिसमें वो किसी बैंडेज पट्टी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोहे की बारीक तार से अपने जख्म सीता है। ये देखकर तो सामने पड़ा जख्मी पायलट कांप उठा, क्योंकि उसने आज से पहले इतना हिम्मत वाला आदमी कभी नहीं देखा था। अब क्योंकि कॉर्पी ने कमांडर से अपना बदला लेना था, साथ ही उसे सोना ले जाकर शहर पहुंचना था, इसीलिए वो पायलट को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेन उड़ाने के लिए उसे एक पायलट की जरूरत थी। उधर कमांडर और उसके सोल्जर्स जब आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह पर आकर रुक गए, क्योंकि सामने उन्हें वही प्लेन तबाह हुआ दिखता है। चेक करने पर वो देखते हैं कि किसी ने पायलट को फांसी लगाकर मार दिया है, और ये वही रस्सी है जिससे इन्होंने कॉर्पी को फांसी लगाई थी, जिसका मतलब था कि कॉर्पी मरा नहीं बल्कि अभी जिंदा है। जो सोचकर कमांडर काफी दंग रह गया। फिर अपने साथियों को अलर्ट रहने का कहकर आगे बढ़ने का बोलता है। जिस ट्रक में रशियन लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, उसमें एक सोल्जर कॉर्पी के बारे में बात कर रहा था, जो सुनकर उनमें से एक लड़की आइनो उनकी बातें और बेवकूफियों की वजह से मुस्कुराने लगती है, और अब से आइनो लड़की को हमने मैं कहकर बुलाना है। अब आइनो यानी मैंने उन सोल्जर्स को कहा कि तुम कॉर्पी को कभी ढूंढ नहीं पाओगे, उसे हराना तो दूर की बात है, क्योंकि वो है ही इतना बहादुर, ऐसा आज से पहले कभी कोई नहीं कर पाया। उसे पकड़ने के चक्कर में पहले ही 300 सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो तुम लोग क्या हो। अब अगले ही पल कॉर्पी उनमें से एक सोल्जर पर हमला करके उसे मार डालता है और खुद ट्रक के अंदर आ गया। उसे देखकर मैंने और मेरी दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया। खास तौर पर मैंने उसका बहुत साथ दिया। कॉर्पी मेरी और मेरी दोस्त की मदद से जाल बिछा कर सोल्जर्स को मारता रहा। मैंने भी एक ट्रक में बैठकर 9 से 10 सोल्जर्स पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मार दिया। ऐसे फिर और भी कई सारे सोल्जर्स को, जिसके बाद आखिरकार कॉर्पी उस टैंक पर चढ़ गया जिसमें कमांडर और उसके सोल्जर साथी हैं, जो देखकर कमांडर अपने साथी को बाहर भेजता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन कॉर्पी बड़े आराम से, बड़ी आसानी से उसे दबोच लेता है और सीधा टैंक से नीचे कूद पड़ा, फिर उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है। तभी यहाँ बाइक पर 2 सोल्जर्स आए। अब कमांडर के साथी को लगा कि ये दोनों
मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने कोर्पी को देखा तो वो बाइक से उतरकर यहाँ से भागने लगी, क्योंकि वो कोर्पी की मशहूर कारनामों के बारे में पहले से ही जानती थी। अब कोर्पी कमांडर के साथी को ना मारकर बाइक लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मैंने अपनी बाकी रशियन लड़कियों को भी आजाद कर लिया, जिसके बाद हम गन्स लेकर वहाँ आए और कमांडर के साथी को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि इसने कई बार मुझ पर और मेरे साथियों पर जुल्म किया, बहुत मारा था। कमांडर अपने एक साथी की मदद से एक पायलट से आकर मिला, क्योंकि वो इन्हें कहीं और ले जाने वाला था, पर जाते जाते कमांडर अपने ही साथी को शूट करके मार देता है, जिसका मतलब था कि वो इतना लालची है कि उसने अपने साथी को भी नहीं छोड़ा। प्लेन में बैठकर कमांडर पायलट के साथ जैसे ही उड़ान भरने लगा, तभी अचानक तेज स्पीड में आ गया कोर्पी, जिसने आते ही उनके प्लेन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियों की वजह से सामने वाला शीशा टूट गया, पर आखिर वो उड़ान भर ही लेते हैं। नीचे बाइक को देखकर कमांडर को लगा कि कोर्पी नीचे ही रह गया है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो अपने हथियार के जरिए प्लेन तक पहुंचकर वहाँ लटक गया था। फिर जैसी तैसी टायर के पास आ गया और आखिरकार प्लेन के अंदर भी आ जाता है। उसके अंदर आने की आवाज कमांडर ने भी सुन ली थी। डरते हुए वो जैसे पीछे गया, अचानक कोर्पी उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ उनकी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कमांडर कोर्पी पर भारी पड़ रहा था, उठा कर उसे मार रहा था। वो उसे हुक की मदद से मार मार कर जख्मी कर देता है, जिससे कोर्पी इतना जख्मी हो गया कि उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। अब इससे पहले कि कमांडर दोबारा से उस पर हमला करता, कोर्पी मौका देकर हुक को मिसाइल के साथ जोड़ देता है, जिसकी रस्सी कमांडर ने पकड़ी हुई थी, और फिर मिसाइल को छोड़ ही देता है। उसकी वजन से मिसाइल के साथ कमांडर भी नीचे जमीन पर आ गया, जहाँ आते ही मिसाइल फट गया, जिससे कमांडर के चिथड़े उड़ जाते हैं और यहाँ उसका खेल खत्म। थोड़ी देर बाद कोर्पी देखता है कि जख्मी होने की वजह से पायलट की मौत हो गई है, जिससे प्लेन धीरे धीरे अब जमीन की तरफ झुकता जा रहा है। अब कोर्पी को प्लेन तो चलाना नहीं आता था, इसलिए वो खुद को मजबूती से बांधकर पिछले हिस्से में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद प्लेन जमीन पर आते ही टकराने की वजह से तबाह हो गया। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर सारी रशियन लड़कियां यानी मैं और मेरी दोस्तें नॉर्वे तक पहुंच गई थी। साथ में हम कमांडर के साथी को भी बांधकर लाए थे, जिसे मार मार कर हमने जख्मी कर दिया था। अब हम दलदल में से एक आदमी को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। हैरत, वो और कोई नहीं बल्कि कोर्पी था, जो इतने बड़ी प्लेन तबाह होने के हादसे से भी बच गया, जो बात सच में तारीफ के काबिल है। खैर, अब वो बचा हुआ सोना बेचने के लिए सोने की एक काफी बड़ी दुकान पर जाता है। अंदर आते ही वो अपना लाया हुआ सारा सोना काउंटर पर रख देता है, जिस सोने को देखकर आसपास के सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। सोना देने के बदले कोर्पी उनसे बड़ी रकम और किसी बड़े चालान की मांग करता है, ताकि आगे से उसे कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वो पैसों को ले जा सके और यहाँ पर दोबारा सोना भी ला सके। तो ये थी कोर्पी की बहादुरी की कहानी। तो उसकी तरह बाकी लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, हमेशा हिम्मत रखें, हौसले से काम लें और अपनी मुश्किलात इम्तिहानात के सामने डट कर खड़े रहे, उनका मुकाबला करें। ये मूवी इधर ही खत्म।